हेलो फ्रेंड, हम लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं बीपीएससी 69वीं के सीरीज में। आज हम लोग करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो है मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसमें हम लोग करेंगे गवर्नर जनरल और वायसराय को। और इससे प्रायः क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्रत्येक एग्जाम में, लगभग इससे क्वेश्चन बनते हैं। हम इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को करेंगे कवर, जैसा कि हम लोग हमेशा करते आए हैं, और अंत में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सोल्व। आप अगर कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी और इस बार बैठ रहे हैं 69वीं में, या आप किसी भी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की कर रहे हैं तैयारी, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना ये वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बंगाल के गवर्नर से। 1757 में प्लासी का युद्ध और फिर 64 में बक्सर का युद्ध, इसने बंगाल में और यूँ कहा जाए कि उत्तर भारत में अंग्रेज़ों को सेटल्ड डाउन कर दिया, तो गलत नहीं होगा। पहले प्लासी का युद्ध बंगाल में और फिर बक्सर के युद्ध ने अंग्रेज़ों को यहाँ पे लगभग स्थापित कर दिया था। और ये स्थापित कराने में बहुत बड़ी भूमिका थी रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव का 2 कार्यकाल रहा, एक 1757 से 60 और दूसरा 1765 से 67 का। तो 1764 का जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस समय ये बाहर थे और ये इलाहाबाद के संधि के समय वापस यहाँ आ चुके थे। सो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं कहानी को। शुरू करते हैं बंगाल के गवर्नर से। गवर्नर 1757 से 60 और 65 से 67 2 कार्यकाल के बीच रहे। 2 कार्यकाल के बीच रहे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। 1765 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम के साथ इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी, जो बक्सर के युद्ध की समाप्ति पे हुआ था। तो उस संधि को किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। हालांकि बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव नहीं थे, ये याद रखिएगा। 1765 में इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था प्रारंभ किया था। इसी के तहत मुर्शिदाबाद और पटना में राजस्व संग्रहालय वगैरह बना था। सो ये बंगाल के गवर्नर में रॉबर्ट क्लाइव से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव का 2 कार्यकाल रहा, 1757 से 60 और 65 से 67। बंगाल का पहला गवर्नर है ये, याद रखिएगा, गवर्नर न कि गवर्नर जनरल। 1765 में इलाहाबाद की संधि और 1765 में ही इन्होंने बंगाल में शुरू किया था द्वैत शासन व्यवस्था को। सो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि द्वैत शासन व्यवस्था बंगाल में कब प्रारंभ किया गया था? 1765 में। और किसने प्रारंभ किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इसके बीच में 1760 से 64 तक आप बंगाल के गवर्नर देखेंगे तो हेनरी बेनस्टार्ट थे। 67 से 69 तक हैरी बेरेलास्ट थे और 69 से 72 तक जॉन कार्टियर थे। तो ये याद रखिएगा आप, ये वो गवर्नर जनरल है जो जनरली आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बंगाल के गवर्नर है हेनरी बेनस्टार्ट, हैरी वेरेलास्ट और जॉन कार्टियर। हालांकि इनसे बहुत सारे प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन आप इनको बस यूं ही याद रख सकते हैं। 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है तो रॉबर्ट क्लाइव नहीं है, ये याद रखिएगा। लेकिन 1765 में संधि के समय रॉबर्ट क्लाइव आ जाते हैं। आते अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको एक बार क्विक रिविजन कर लीजिए। हेनरी बेनस्टार्ट, हैरी वेरेलास्ट और जॉन कार्टियर, ये रह रहे हैं। सो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले स्लाइड्स की तरफ, और अगले स्लाइड्स में हम लोग देखते हैं वारेन हेस्टिंग्स से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। ये बंगाल का गवर्नर जनरल हैं और 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इसी के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया किनके कार्यकाल में? वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। इसके पहले ये बंगाल के केवल गवर्नर हैं। तो अगर पूछे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, तो वारेन हेस्टिंग्स। 73 के रेगुलेटिंग एक्ट आते ही अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? वारेन हेस्टिंग्स। इन्होंने जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन व्यवस्था शुरू की गई थी, इसकी समाप्ति की, यानी बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति होती है। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है, सुप्रीम कोर्ट की। 1781 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहला मदरसा स्थापित किया। याद रखिएगा, 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम शिक्षा के लिए स्थापित किया था मदरसा। और पहला जो मदरसा स्थापित हुआ था वो हुआ था कोलकाता में, वर्तमान कोलकाता, उस समय का कोलकाता, 1781 में। इसके ही समय में 1782 में जोनाथन डंकन है, इन्होंने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करवाई।
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ और पहला मराठा आंग्ल युद्ध और साल बाई की संधि जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी के शासनकाल में हुई थी। एक बार फिर से हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो ये वारेन हेस्टिंग्स है कोलकाता में अब ये बंगाल के गवर्नर जनरल बन चुके हैं। बंगाल के अंतिम गवर्नर भी यही हैं, पहले गवर्नर जनरल भी यही हैं। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है 1774 में 1773 के एक्ट के तहत। 81 में हेस्टिंग्स ने कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के लिए पहले मदरसे की स्थापना की थी और इसके ही समय में 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कराई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और सालबाई की संधि जो कि 1782 में हुई थी वारेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में हुआ। सो ये इंपॉर्टेंट है जो हम लोग वारेन हेस्टिंग्स का याद कर सकते हैं। एक बार इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद करने की कोशिश करते हैं। सो रेगुलेट करने वाला जनरल द्वैत शासन को समाप्त कर दिया क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने मदरसा और संस्कृत उच्चतम न्यायालय ने मुस्लिम शिक्षा और संस्कृत विश्वविद्यालय को पिट्स इंडिया एक्ट के तहत लागू करने का प्रावधान रखा जिसमें मराठा से युद्ध हुआ और सालबाई की संधि हुई। ये ट्रिक था। अगर ये ट्रिक आप ऐसे याद कर पा रहे हैं अच्छी बात है। अगर आप इसको नहीं याद कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत लेंदी है, ऐसे मैंने किया था। अगर इससे भी सूटेबल आपके पास ट्रिक है तो आप याद कर सकते हैं। फिलहाल ये थे हमारे पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब आते हैं अगले गवर्नर जनरल पे जो कि बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 और फिर 1805 में ये आए थे दूसरे कार्यकाल के दौरान जिस समय इनकी मृत्यु हो जाती है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से जुड़े जो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, पहला पुलिस सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक और दूसरा अस्थाई बंदोबस्त। तो ये दोनों व्यवस्था जो है अस्थाई बंदोबस्त और पुलिस और सिविल सेवा का जनक ये लॉर्ड कॉर्नवालिस कहलाते हैं। हालांकि वारेन हेस्टिंग्स ने प्रशासनिक सेवा की नींव रखी थी लेकिन कॉर्नवालिस ने इसे आधुनिक और तर्कसंगत बनाया। इसलिए कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। हालांकि ये बात याद रखिएगा प्रशासनिक सेवा की जो नींव रखी गई थी वो वारेन हेस्टिंग्स ने रखी थी और कॉर्नवालिस ने इसे मॉडर्न बनाया और भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में इसको इम्प्लीमेंट किया। भारत में प्रशासनिक सेवा के जनक के रूप में जाने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की जो आप लोग जानते हैं, पढ़े होंगे भू राजस्व व्यवस्था में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू हुई। और तीसरा मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक चला था जिसमें श्रीरंगपट्टम की संधि हुई थी और उसके साथ युद्ध समाप्त हुआ था, वो जो अपमानजनक संधि हुई थी टीपू सुल्तान के साथ वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय ही हुआ था। आते अपने अगले स्लाइड्स पे, ये है बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली के बारे में। लॉर्ड वेलेजली ने 1798 में सहायक संधि की शुरुआत की थी। हालांकि सहायक संधि को स्टार्ट करने वाला जनक ये नहीं है, सहायक संधि को स्टार्ट किया था डुप्ले ने। भारत में इसको इम्प्लीमेंट किया था लॉर्ड वेलेजली ने। इसके तहत सहायक संधि में शामिल होने वाले राज्यों में कंपनी एक सहायक सेना रखती थी और उस राज्य में एक ब्रिटिश रेजिमेंट को नियुक्त किया जाता था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था। इसे बंगाल का शेर भी कहते हैं और ये कलकत्ता में सिविल सर्विसेज में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी की थी। इसको बंगाल का शेर कहा जाता था लॉर्ड वेलेजली को। इसने ही चौथे और अंतिम जो मैसूर के साथ युद्ध हुआ था इसमें श्रीरंगपट्टम की पे कब्जा किया था और यहाँ श्रीरंगपट्टम में ही टीपू सुल्तान की हत्या की थी जिसके लिए इसे मार्किस भी कहा जाता है। सो ये है लॉर्ड वेलेजली। अब आते हैं हम लोग एक और इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल की तरफ, वो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 1833 का चार्टर एक्ट आया और इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, याद रखिएगा। सो विलियम बेंटिंक अंतिम बंगाल का गवर्नर और पहला भारत का गवर्नर जनरल बना। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना और राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में इसने सती प्रथा को समाप्त किया था। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सती प्रथा की समाप्ति इसका प्रशंसनीय कार्य था। इस समय ठगी भी खूब फैली हुई थी। इस ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए इसने स्लीमन की मदद ली और ठगी प्रथा को समाप्त किया था।
कुछ क्वेश्चंस है जो पूछे जाते हैं, इनको एक बार देख लीजिएगा। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, पहला बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। किस किस एक्ट के तहत वो देख लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स बने, चार्टर एक्ट 1833 के तहत विलियम बेंटिंक बने, और भारत सरकार शासन अधिनियम 1858 के तहत वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। तो ये याद रखिएगा कि अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिंक है, और भारत का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिंक है। इसी प्रकार से भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग है, और पहला वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही है। 1947 से फिर 50 के बीच में गवर्नर जनरल आ गए थे, जो हम लोग जानते हैं। ये है वो स्लाइड्स जो आपको अपने पास रख लेना है स्क्रीनशॉट्स लेकर के। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पूरी तरह से बंगाल के गवर्नर और या फिर भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल या वायसराय को कवर नहीं कर रहे हैं। हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं केवल उस पॉइंट्स को जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए अगर आपके पास थॉरोली नोट्स है तो आपको बिल्कुल पढ़िएगा अपने गवर्नर जनरल, वायसराय और गवर्नर से रिलेटेड, क्योंकि इससे प्रश्न बनते ही बनते हैं हर एग्ज़ाम में आपको। और अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ के रखा है तो कुछ ना कुछ मार्क्स तो आप मॉडर्न हिस्ट्री में उठा ही लोगे। हाँ, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गवर्नर जनरल वगैरह। मैं इसमें क्योंकि शॉर्ट है, 30 मिनट का टाइम है, मैं पूरे सबको कवर नहीं कर सकता हूँ, तो मैं इसमें केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिले तो लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक आपको प्रोवाइड की गई है। उस लिंक में जो ऐप है, अगर आप वहाँ डाउनलोड कर लेते हैं तो हम लोग इस वीक, मतलब जो अपकमिंग वीक है, बहुत जल्द एक प्रोग्राम लेकर के आ रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ पे कोर्स अवेलेबल कराएगा बीपीएससी के लिए। इसके अलावा आपको वहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह लगाने के लिए मिल जाएंगे, फ्री वाला टेस्ट आप अप्लाई करके देख सकते हैं। विलियम बेंटिंक को हम लोग कर रहे थे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये भारत के गवर्नर जनरल बन गए। समाज सुधार के लिए जाने जाते हैं। सती प्रथा, ठगी प्रथा का अंत इन्होंने इन्हीं के समय में हुआ था, और इसने अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा का माध्यम भी बनाया था। फ्रेंड, हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक से जुड़े हुए इन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोगों ने देखा। प्रायः जो विलियम बेंटिंक का काल है वो शांति के काल के लिए जाना जाता है। 1833 का चार्टर एक्ट इनको गवर्नर जनरल बनाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल है। 1829 में सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने काम किया, इसको समाप्त किया, और फिर ठगी प्रथा के लिए जो उस समय फैली हुई थी, कर्नल श्रीमंत तथा स्थानीय रियासतों की मदद से ठगी प्रथा का अंत किया, अंग्रेजी माध्यम को उच्च शिक्षा का विषय बनाया। फ्रेंड, हम लोग बढ़े अपने अगले स्लाइड्स की तरफ। इसके पहले हम आपको और कुछ बातें इन्फॉर्म कर देते हैं। जैसे लिंक में जो ऐप दिया गया, अगर आप उसे डाउनलोड कर लेते हैं तो वहाँ आपको 2 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो आपको बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। वो आपको सारी कमजोरियाँ जब आप एनालिसिस में जाएंगे वहाँ आपको अवेलेबल करा देगा। आते हैं हम लोग अपने अगले भारत के गवर्नर जनरल पे, जो है चार्ल्स मेटकॉफ ऑकलैंड एलनबरो। मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसने प्रेस से नियंत्रण हटा लिया था। हालांकि इनका कार्यकाल शॉर्ट रहा, 1835 से 36 तक का। इसके बाद आए ऑकलैंड 1836 से 42। पहला आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के समय हुआ था, और कोलकाता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी इन्होंने ही करवाई थी। एक बार फिर से, कलकत्ता से दिल्ली तक जो जीटी रोड है उसकी मरम्मत इन्होंने ही कराया था। इसके नीति को दोषपूर्ण नीति के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार से इन्होंने अफगान पे आक्रमण किया था, इनको दोषपूर्ण नीति के तहत परिभाषित किया गया था। एलनबरो भारत में दास प्रथा का अंत किए। लॉर्ड एलनबरो जो 1842 से 44 के बीच रहे, इन्होंने दास प्रथा का भारत में अंत किया था। फ्रेंड्स, मैं बार बार आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ कि केवल इतना पढ़ना गवर्नर जनरल को कवर नहीं करता है, लेकिन हाँ, ये वीडियो आपको कुछ हद तक इम्पोर्टेंट कंटेंट अवेलेबल करा दे रहा है। तो आप इस वीडियो को तो पूरा देखेंगे ही, अपने नोट्स को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और कई बार एग्जाम में इससे प्रश्न बनते हैं। हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जो है भारत के गवर्नर जनरल में लॉर्ड डलहौजी के बारे में। कार्यकाल इनका 48 से 56 तक रहा, 1848 मैंने 1848 से 1856 तक का कार्यकाल रहा। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ था। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक इस नाम से भी जाना जाता है।
डलहौजी के समय भारत में पहली बार ट्रेन चला था मुंबई से ठाणे के बीच 16 अप्रैल 1853 को। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड डिस्पैच को लागू किया था और 1854 में ही इसने नए पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू की थी, जिसके तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया और डलहौजी के शासनकाल को राज्य हड़प नीति के कारण भी याद किया जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या राज्य हड़प नीति के कारण इसको याद किया जाता है। गोद निषेध प्रथा के रूप में भी आप सुने होंगे। क्विक एक बार देख लेते हैं। इसके समय में ब्रिटिश साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार हुआ। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी के समय ही वुड डिस्पैच आया था। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट लागू हुआ, जिसके तहत भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। डलहौजी ने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई और डलहौजी के ही शासनकाल में व्यापक सिद्धांत राज्य हड़प नीति कहें या गोद निषेध प्रथा कहें, इस सिद्धांत को लेकर के आया लॉर्ड डलहौजी ने। ये डलहौजी के कुछ इम्पोर्टेंट कार्यकाल से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट्स रहे। डलहौजी ने जो विलय किए थे राज्यों को, उसको एक बार देख लेते हैं। सतारा को सबसे पहले 1848 में गोद निषेध प्रथा या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, करौली 1855 और अवध को 1856 में। इसमें अवध को उन्होंने गोद निषेध प्रथा के रूल्स के आधार पर नहीं किया था। इनको मैंने अवध को इन्होंने कब्जा किया था कुशासन के आरोप पर, और इस आरोप पर इन्होंने अवध को कब्जा किया था। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। भारत के वायसराय, पहले वायसराय है लॉर्ड कैनिंग, इनके बारे में जानते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल थे और पहले वायसराय भी थे। लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की क्रांति हुई थी और 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हीं के समय लागू हुआ था। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना हुई और डलहौजी के हड़प सिद्धांत को समाप्त कर दिया इन्होंने। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल को। तो सबसे पहले ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ। 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के समय में ही हुई। कोलकाता, मुंबई और मद्रास में हाईकोर्ट की स्थापना होती है और डलहौजी के हड़प नीति को इन्होंने समाप्त किया था। ये भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। आगे आने वाला जो वीडियो हो रहा है फ्रेंड्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा साइंस की दृष्टि से। उसमें हम लोग केवल वन लाइनर्स कुछ क्वेश्चंस है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि साइंस में हम लोगों को बहुत डिटेल्स में जाता नहीं है, तो हम लोग उसको वन लाइनर के तहत पढ़ेंगे। फिलहाल आते हैं भारत के अगले वायसराय लॉर्ड मेयो। एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या हुई थी। अंडमान में एक अफगान द्वारा हत्या कर दी गई थी। ये भारत में पहली बार जनगणना कराए थे 1872 में और 1872 में ही इन्होंने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। अब ये आपको पता होगा कि मेयो कॉलेज की स्थापना किस लिए की गई थी, तो जो राजकुमार लोग होते थे उनको प्रशिक्षित करने के लिए। 1872 में एक कृषि विभाग की इन्होंने स्थापना की और 1872 में ही मेयो की अंडमान में एक अफगान द्वारा चाकू मारकर हत्या कर दी गई। ये पहले भारतीय वायसराय थे जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान उसके ऑफिस में की गई। आगे आते हैं, अगला है भारत के वायसराय में लॉर्ड लिटन। 1878 में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, जो भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे। 1878 में इसने भारतीय शस्त्र अधिनियम लाया। इसके तहत शस्त्र को रखने और व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य कर दिया गया। लॉर्ड लिटन का ये कार्यकाल रहा। जनरली लॉर्ड लिटन को आप ऐसे याद कर सकते हैं, लिटन लॉ से इसने लागू किया हर वो नियम जो भारतीयों के खिलाफ था। और इसके बाद आएंगे रिपन, र से, तो उन्होंने रोक लगाया हर वो अधिनियम जो लिटन ने भारतीयों के खिलाफ लगाए थे, जैसे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, देसी भाषा का जो समाचार पत्र था उसको भी इन्होंने कई सारे प्रतिबंध उसके ऊपर लगाए थे। भारतीय शस्त्र अधिनियम पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। अगला कार्यकाल आते हैं लॉर्ड रिपन पे। सबसे पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को खत्म किया। 1881 से नियमित जनगणना शुरू हो गई, जो आज भी होती है 10-10 वर्ष पे। आपके लिए क्वेश्चन है कि आप बताइएगा कि
जनगणना तो 10 वर्ष पे होता है, पशुगणना कितने समय पे होता है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1881 में पहला कारखाना अधिनियम रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ और 1883 में इल्बर्ट बिल आया। इल्बर्ट बिल के तहत एक्चुअली रिपन का जो पक्ष था वो ये था कि भारतीयों के बारे में अगर कुछ आरोप लगते हैं तो इसके लिए जो जज चुने जाते हैं वो यूरोपियन चुने जाते हैं। तो इनका कहना यह था कि यूरोपियन के ऊपर भी अगर कोई चार्जेस लगते हैं तो फिर भारतीय लोग उनको जज करें। ये विरोध का वजह बना था। फिलहाल इनको भारत के सुधारक के रूप में भी जाना जाता है। तो रिपन का कार्यकाल बेहतर कार्यकाल था। आगे आते हैं लॉर्ड डफरिन पे। इसी के समय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और लॉर्ड कर्जन जो 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग और 1905 में बंगाल विभाजन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि केवल ये इतना फैक्ट्स इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अपने नोट्स से बिल्कुल मिला लीजिएगा। और अगर आप डिटेल्स में इसकी पूरे नोट्स को पाना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पे चले जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। वहाँ से आपको माई कोर्सेस में जब आप जाएंगे आपको कोर्स वहाँ पे लॉन्च किया हुआ दिखाएगा। तो एक कोर्स है BPSC 69वीं, जो बहुत जल्द संभवतः इस बुधवार से लॉन्च कर दी जाएगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और उसमें आपको चैप्टर वाइज इन सब विषयों पे डिस्कशन होगा। हालांकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़े समय के लिए होगी, उस समय जितने लोग एक्सेस कर पाते हैं बहुत अच्छी बात है। बाद में हम लोग एक न्यूनतम फीस जो बहुत ज़्यादा नहीं हो, उस न्यूनतम फीस पे कोर्स को अवेलेबल कराएंगे। आगे आते हैं भारत के अन्य वायसराय, जिसमें लॉर्ड मिंटो द्वितीय और हार्डिंग द्वितीय, इन दो को पढ़ लिया जाए। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 10 तक रहे। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के कार्यकाल में हुई और 1907 में सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में रहा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल था 1910 से 16 के बीच, इन्हीं के समय में 11 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। 1911 में ही भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा होती है और 1914 में पहली बार प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसकी शुरुआत होती है 1914 में, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। बंगाल विभाजन का रद्द होना, 1911 भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली और प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, ये तीनों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। जबकि मुस्लिम लीग की स्थापना और सूरत अधिवेशन लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। अगला जो आने वाला वीडियो है फ्रेंड्स, वो साइंस से रिलेटेड होगा, वन लाइनर होगा, क्योंकि साइंस हमारे बहुत अधिक डीपली जाते नहीं हैं। तो उन सब मटेरियल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे जिससे प्रश्न बनते हैं, सिंपल साधारण से मटेरियल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल SI मात्रक वगैरह, तो उनको लेकर के एटलीस्ट 500 प्लस क्वेश्चंस के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन जो करेंगे, नेक्स्ट जो कड़ी में वीडियो आएगा इस BPSC की कड़ी में, वो साइंस से रिलेटेड ही होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे आते हैं भारत के अगले वायसराय जो कि चेम्सफोर्ड थे 1621 के दौरान। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। 17 में गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह हुआ। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये याद रखिएगा। 1919 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 को रॉलेट एक्ट भी इसी के समय में पारित हुआ था और असहयोग आंदोलन की शुरुआत लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी 1920 में हुई थी, इन्हीं के कार्यकाल में। अब आपके लिए क्वेश्चन है, बताइएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड 2 व्यक्ति के गिरफ्तारी के विरुद्ध में बैठ के लोग बात कर रहे थे, उस समय हुआ था। एक थे सैफुद्दीन किचलू और दूसरे कौन थे, उनका नाम आपको कमेंट में बताना है। आते हैं आगे, अगला है लॉर्ड रीडिंग और इरविन। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा गोरखपुर में है, यानी वर्तमान उत्तर प्रदेश में। इस कांड से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 के बीच रहा। इनके कार्यकाल में जो पहला घटना हुआ वो साइमन कमीशन का आगमन था, जिसका विरोध किया गया। इन्हीं के समय में महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और 12 नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन भी इन्हीं के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ और इस समझौता के अनुसार गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया और ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटेन जाने के लिए भी तैयार हुए। ये है लॉर्ड रीडिंग और इरविन से जुड़े फैक्ट। एक बार क्विक में कर लेते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरी कांड, लॉर्ड इरविन के समय साइमन कमीशन,
सविनय अवज्ञा आंदोलन, पहला गोलमेज सम्मेलन और गांधी इरविन समझौता। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जो है भारत के वायसराय वेलिंगटन और लिन लिथगो के बारे में। लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जो 1931 और 32 में हुआ था। 1931 वाले में यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था, कांग्रेस के तरफ से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1932 में ही गांधी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ और फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 इसी के समय पारित हुआ। तो लॉर्ड वेलिंगटन के कार्यकाल को हम लोग याद रखेंगे, गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए। लॉर्ड लिन लिथगो ये वायसराय के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा है, 36 से 43 तक, 7 साल तक रहे। प्रथम आम चुनाव 1936-37 में इन्हीं के दौरान कराए गए थे। 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया गया और 1942 का क्रिप्स मिशन इन्हीं के समय भारत आया था। सो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है लॉर्ड लिन लिथगो से। अब आप एक बात बताइएगा, प्रथम आम चुनाव 1936-37 में हुए थे। आपके लिए प्रश्न ये है कि इस समय बिहार के प्रधानमंत्री कौन बने थे, यानी बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है कमेंट में। आगे आते हैं भारत के अन्य वायसराय में लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी, ये दो इम्पोर्टेंट हैं। माउंटबेटन 1947-48 भारत के अंतिम वायसराय थे, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने। यानी याद रखिएगा कि भारत जब स्वतंत्र हो जाता है तो पुनः गवर्नर जनरल हो जाता है, वायसराय का पोस्ट समाप्त है। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से भारत को आज़ादी मिली और स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बने सी राजगोपालाचारी, जो 1948 से 50 तक रहे। सो फ्रेंड, ये एक प्रयास था जिसमें हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब आपके साथ चर्चा किया। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं वीडियो के बीच में भी बोला था, अभी भी बता रहा हूँ कि आप अपने नोट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये वो टॉपिक है जिससे प्रायः क्वेश्चन बनते ही बनते हैं अगर मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये सेक्शन हमारा अच्छा रहा तो हम कुछ हद तक अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि या तो वायसराय गवर्नर से पूछेंगे, गवर्नर जनरल से पूछेंगे डायरेक्ट, या उनके समय में हुए कार्यों से पूछेंगे। तो आप अगर इन कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं, जानते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये एग्ज़ाम। सो इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय को। प्रीवियस बायोलॉजी पर 2 स्पेशल वीडियो आ चुकी है हमारी, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। वैसे भी आप चैनल में जा कर के BPSC 69वीं वाले उसमें जा कर के इसे आप कर सकते हैं, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे BPSC 69वीं के प्लेलिस्ट में। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 1905 में किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? बहुत आसान था, लॉर्ड कर्जन ने। BPSC 2019 में एक प्रश्न था, वारेन हेस्टिंग्स ने देश में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने 1773। राज्य हड़प सिद्धांत की नीति किसने तैयार की थी? ऑप्शन है कर्जन, माउंटबेटन, डलहौजी और रॉबर्ट क्लाइव। तो हम लोग जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। सो राज्य हड़प सिद्धांत पूछे या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पूछे या गोद निषेध प्रथा पूछे, तीनों का उत्तर लॉर्ड डलहौजी होगा। भारत के पहले वायसराय कौन थे? NTPC 2021 का प्रश्न है, उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान इनमें से कौन भारत के वायसराय थे? प्रथम के दौरान इरविन, वेलिंगटन, हार्डिंग या कर्जन। तो ये ध्यान में रखना है कि पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में पूछ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा इरविन। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? UPPCS 2017 का प्रश्न है, विलियम बेंटिंक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी होगा आपका सही उत्तर। सो ये था UPPCS 2017 का क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को समाप्त किया? विलियम बेंटिंक। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये DFCCIL का क्वेश्चन है, भारत के किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे की स्थापना हुई? तो ये आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? DSSSB PGT का क्वेश्चन है 2021 का, ये हो जाएंगे आपको। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, अर्थात उत्तर बी होगा। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? MP हाईकोर्ट 2020 का प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो आप जानते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। बढ़ते हम लोग और देख लेते हैं अपने एक और स्लाइड्स को, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं SSC MTS 2019 का और NTPC CBT 2020 का।
एमटीएस 2019 में भारत का अंतिम वायसराय पूछा था, जो कि माउंटबेटन होगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय किस वायसराय का यहाँ कार्यकाल चल रहा था? यानी 1919 में इरविन, डलहौजी, चेम्सफोर्ड और रिपन। इसमें आपको बताना है कौन सा होगा सही उत्तर। प्रश्न है एनटीपीसी का 2020 का प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो ये चेम्सफोर्ड होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत के वायसराय थे। सो ये था फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको यूजफुल लगे तो इसे और भी प्रिपरेशन करने वाले तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।